ये शो में बहरिया में मौजूद समुद्री तूफान मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी कमेटी तश्कील, ठट्टा बदीन सजावल समुद्री तूफान के ट्रैक पर, लहरें बुलंद साहिली इलाकों में हालात बिगड़ने लगे। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। समुद्री तूफ़ान बहर अरब में मौजूद कराची को कितना ख़तरा, सिंध के साहिली पट्टी को कितना ख़तरा, दीगर शहरों को कितना ख़तरा, और ख़ास तौर पर अहम तरीन सवाल नाज़रीन सवाल ये है कि हमारी रेजिलेंस क्या है। मतलब हम ये जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ एवरेज रेनफॉल अगर कराची जैसे शहर की बात करें इसकी निस्बतन कहीं ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है। वहाँ पर वो किस तरह से, यानी जकार्ता हो गया या दीगर जो शहर जैसे मुंबई हो गया, जहाँ कराची से कई ज़्यादा, जहाँ 170-175 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल है जो 2020 में शायद 235 मिलीमीटर हो गई थी, तो हमारा शहर था वो उसको अफोर्ड नहीं कर सका था, इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सका था, इंतजामी ढांचा बुरी तरह बेनकाब हो गया था। तो क्या वजह है कि हम जो है अपने अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सिर्फ ये कह देना कि मौसमियाती तब्दीलियां हैं जिस वजह से हम मुतासिर हो रहे हैं, क्या ये एक तरह से बरीउज़्ज़िम्मा करने की कोशिशें होती हैं कि हम ये कह देते हैं कि हम बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएं अथॉरिटीज़ कि क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं, क्योंकि इस वजह से हीट आएगी, हम दरख्त नहीं लगाएंगे, हीट वेव आएगी, हम मुतासिर होंगे, हम अर्बन प्लानिंग के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपने इकोसिस्टम को तबाह कर देंगे, अपना जो मरीन लाइफ है उसको तबाह कर देंगे, और उसके बाद ये तवक्को रखेंगे कि कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेदर इवेंट आएगा तो हम रेजिलेंस होंगे। तो ये हमारी खुशफहमी है। और फिर अब ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है तो इसलिए मुतासिर हो रहे हैं, तो शायद ये नाकाफी है और ये मामला ना चले। आपके सामने पहले कुछ तारीख देते हैं पाकिस्तान में आने वाले तारीख जो तूफानों की है, और ये पाकिस्तान 147 की तकसीम के बाद और उससे पहले की तारीख भी आपके सामने रखते हैं। ये कहना कि कराची में इससे पहले कोई तूफान नहीं आया या इससे पहले साइक्लोन ने हिट नहीं किया, ये सरेआम गलत है। पहले आपको बलोचिस्तान का बताते हैं। मई 1901 बलोचिस्तान, मई 1902 कराची में एक तूफान आया, जून 1906, जून 1907, सितंबर 1926 में तूफान भारतीय गुजरात से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। फिर जून 1936, जुलाई 1936, जुलाई 1944 में कराची में तकरीबन एक तूफान आया जिससे तकरीबन 10,000 लोग, यानी तकसीम पार्टीशन से पहले 10,000 लोग बेघर हुए थे। जून 1948, जून 1964 में थरपाकर और हैदराबाद समुद्री तूफान से मुतासिर हुए 450 अफराद इसमें हलाक हुए। नुकसान का तखमीना $4.1 मिलियन लगाया गया था। 15 दिसंबर 1965 को कराची में आने वाले समुद्री तूफान ने तकरीबन 10,000 के करीब जो उससे जानों को नुकसान हुआ था। 1970 के मशरकी पाकिस्तान में आने वाले तूफान ने 5 लाख अफराद को हलाक कर दिया था। नवंबर 1993 एक समुद्री तूफान सिंध गुजरात सरहद के करीब मुंतशिर हुआ था, ताहम कराची में ज़बरदस्त बारिश और सैलाब उस वक्त भी हुई थी। आज शहरी रहमान साहबा ने क्या स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट तो उनकी कुछ देर कबल भी आई है, एक उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में स्टेटमेंट दी थी। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से वो मिनिस्टर हैं और आवाम को अपडेट भी रख रही हैं। उन्होंने ये बताया कि कल ये टकराने का खतरा है केटी बंदर से, कल सुबह 11 बजे तक। लेकिन आज उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर क्या कहा था आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। काफी इंटेंस, और इस वक्त ये 140 से 150 किलोमीटर पर आर की तेज़ी पे आ रहा है। इसका जो सेंटर है उसकी ज़्यादा डेंसिटी और स्पीड है। आज हमने छोटे ज़ाहिर शिपिंग वगैरह तो सारी उसकी एडवाइजरीज मुस्तकिल जाती रही हैं। 3 दिन से हमारे जितने भी सिंध गवर्नमेंट ने इस पर लीड ली हुई है, क्योंकि अब सारा फोकस सिंध पर है, और हब और दूसरे इलाके बलूचिस्तान में ज़रूर मुतासिर होंगे, मगर वो तेज़ हवाओं से होंगे और बारिशों से। इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध में, इसका ब्रंट आना है साहिली इलाकों में, ख़ास तौर से बदीन, ठट्टा, सुजावल, और अब मलीर भी आइडेंटिफाई हुआ है जी, जो कुछ इलाके हैं कराची के। तो हमने 3 दिन से प्रिपेयर्डनेस के ज़िम्रे में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है हाई पावर, जिसमें सारे एहलकार हैं और सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो मुतल्लिका हैं, और जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। और हम मुस्तकिल मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी NDMA से और सिंध और बलूचिस्तान सबके साथ। तो लबे-लुबाब ये है कि ये कल पहुँचेगा, कल टकराएगा यहाँ। अभी तक जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, हम दिन में 2 दफ़ा ब्रीफिंग दे रहे हैं मीडिया के साथ भी।
तो ये इसकी लेटेस्ट ट्रैजेक्टरी है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल पहले आपके सामने रखते हैं, फिर हम शहर कराची और पूरे मुल्क की मजमूई सूरत हाल, क्लाइमेट चेंज है क्या, हम क्यों मुतासर हो रहे हैं, हमारी अपनी तैयारी क्या है, हमारी अपनी प्लानिंग क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोसिस्टम होता क्या है, मरीन इकोसिस्टम किसे कहते हैं, क्या हमें करना चाहिए था बैसित कौम इनफरादी तौर पर ताकि हम ऐसी सूरत हाल से बच सकें, और हमें क्या रिलीफ और हमें क्या इकदाम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारे अहम सवाल उठाते हैं। मेरे साथ जनाब जवाद अहमद साहब मौजूद हैं, मौसमियाती तज़्ज़ियानिगार हैं, प्रोग्राम खुशामदीद आपको कहते हैं। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगे ऑन द कॉल, और राना जुनेद जाहिद साहब माहिर हैं मौलियाती तब्दीली के SDPI साहब का ताल्लुक है, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। आप हमें ज्वाइन करें इन द इस्लामाबाद स्टूडियोज़। राना साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जवाद साहब पहले आपकी तरफ आते हुए सर लेटेस्ट ट्रैक क्या है, अभी जो हमने रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से सुना है कि ये केटी बंदर टकराएगा सुबह 11 बजे, आप लोग किस तरह ट्रैक कर रहे हैं, क्या ट्रेजेक्ट्री है इसकी, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, क्या इसमें कोई तब्दीली आई है, या एस जो आपने जो देखा था ट्रैक किया था ये उसी ट्रैक पर जा रहा है? जवाद साहब इसका जो डिस्टेंस है लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक कराची से तकरीबन 370 किलोमीटर ये दूर है, और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो इसका जो ट्रैक है, वो पिछले 8 से 12 घंटों के दरमियान जो है वो पहले नॉर्थ वेस्ट था, लेकिन आज सुबह के करीब जो है ये तकरीबन नॉर्थ ईस्ट की जानिब जो है वो मुड़ चुका है, और इस वक्त जो है इसकी ट्रेजेक्ट्री यही नजर आ रही है कि ये केटी बंदर के करीब से ब्रश करता हुआ जो है ये फिर आगे बढ़ेगा, और सिंध और गुजरात के ज्यादातर इंडियन गुजरात के जो बॉर्डर का जो एरिया है सिंध और गुजरात के आसपास, ये वहाँ कल किसी टाइम जो है वो दोपहर या शाम के करीब जाके जो है वो कहीं लैंडफॉल कर सकता है। सही, और इसके बाद आपको हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साहिली पट्टी जो हमारी है इसमें क्या खतरात आपको लगता है हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, क्या तेज़ बारिशें हो सकती हैं, हवाएं चल सकती हैं, किस स्पीड से हवाएं चल सकती हैं, क्या आफ्टर जब ये हिट करेगा उसके बाद क्या इसके डायमेंशंस और मेजर्स होंगे? जवाब साहब देखिए, इस वक्त जो ज्यादातर नजर आ रहा है, जो ये केटी बंदर, चश्मा कोट, रेडी कोट और सिंध गुजरात बॉर्डर के आसपास के जो बिल्कुल हमारे इलाके हैं, यहाँ पर इसके इफेक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा देखने में आएंगे। काफी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट की जा रही है। हवाओं की रफ्तार जो है वो 80 to 100 किलोमीटर, और विंड गस्ट यानी कि हवा के जो चक्कर हैं वो कोई 100 to 110 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, और इस वक्त जो इसकी शिद्दत है वो एज अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टेज पर है, और आगे फिलहाल जो इसकी ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है ये ऑलमोस्ट इसी शिद्दत पर ही रहेगा। हो सकता है कि लैंडफॉल के आसपास जाते हुए थोड़ी बहुत इसकी शिद्दत में कमी आई, लेकिन ओवरऑल इन इलाकों को जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो खतरा है, और ये अंडर सर्वेलेंस भी है। अच्छा, हमने तारीख रखी थी अभी जवाब साहब, तो ये आप बता सकते हैं आपके सिंध की साहिली पट्टी के हवाले से, इससे कबल इस कैटेगरी का ये साइक्लोन आखिरी बार कब टकराया है, किस साल में टकराया था और सिंध की साहिली पट्टी से इस तरह का तूफान? देखिए, सिंध की साहिली पट्टी से लास्ट टाइम जो इस वक्त जो नोन रिकॉर्ड्स हैं वो इस हवाले से ये है कि तकरीबन यही एरिया था हमारा ठट्टा, केटी बंदर और ये साउथ ईस्टर्न सिंध का। यहाँ पर 1999 में साइक्लोन 02A आया था, और वो भी काफी जो है वो ताकतवर शिद्दत का था। ऑलमोस्ट ये कैटेगरी हाई एंड कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, यही वेरी सीवियर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के उसमें जो है इसने हिट किया था इन इलाकों को, और उस टाइम भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो नुकसान, हलाकतें और बड़े पैमाने पे देखी गई थी। रिसेंट हिस्ट्री में जो है वो अगर आप कोई पावरफुल साइक्लोन के हवाले से देखें। सही, और आप इसके कंपैरेटिवली इसके जो अभी जो जिस तरह हम ये आपसे पूछा, आपने कहा कि शायद जब ये हिट कर जाए उसके बाद थोड़ी सी इसमें वीकनेस आए, लेकिन जब ये हिट करेगा इसके इर्द गिर्द कितनी हवाओं के झक्कड़ होंगे जो कितने इलाके तक को मुतासर कर सकते हैं, और कितनी बारिशें, कितनी तेज़ मूसलाधार बारिशें इन इलाकों में खासतौर पर जाइए डायरेक्ट हिट करेगा, वहाँ एक्सपेक्टेड है? पहले जवाब साहब देखिए, इसमें दो चीजें हैं सर। जब कोई भी साइक्लोन जब लैंडफॉल करता है, कोई भी इस तरीके का सिस्टम लैंडफॉल करता है, जमीन से टकराता है, तो सबसे पहले जो है जो उससे जो समंदर के ऊपर जो इसके जो फ्यूल होता है वो काफी हद तक जो है वो फिर कट ऑफ होना शुरू हो जाता है, और फिर जमीन के ऊपर जब ये आता है, हवाओं के पैटर्न चेंज होते हैं, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात होता है कि इस तरीके के सिस्टम बहुत तेजी से वीक हो जाते हैं, 24 से 36 घंटे के दरमियान जो है वो साइक्लोनिक स्टेज से कम होकर बेलमार्क लो या डिप्रेशन तक चले जाते हैं, या इससे भी बाज़ औक़ात कम हो जाते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो फिर इनकी जो वीक होने की जो रफ्तार होती है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है।
जब ये सिस्टम इस तरीके से जमीन पे टक्कर कर वीक होना शुरू होते हैं, तो जिन इलाकों पे मौजूद होते हैं, जब ये बादल डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो उन इलाकों में जो है वो काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल डंप करते हैं। इसमें जो है वो अक्सर ये देखा गया है कि उन इलाकों में ट्रिपल डिजिट से जो है वो फिगर्स हैं बारिशों के। रही बात हमारे इलाकों की, तो जितना इसका सेंटर जो है वो हमारी जो साउथ ईस्टर्न सिंध की जो साइड पट्टी है उसके करीब से जब गुजरेगा, तो बेसिकली साइक्लोन का जो मैक्सिमम पीक इंटेंसिटी हवाओं की, बारिशें, वेव हाइट वगैरह, ये सारी सेंटर से काफी हद तक करीब रहती है, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस सेंटर से बढ़ता है इसके इफेक्ट्स हल्के कम होना शुरू होते हैं। लेकिन सेंटर जो है वो हमें साइली पट्टी से काफी करीब से गुजरना है, तो इन इलाकों में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार 80 to 100, कुछ इलाकों में विंड गस्ट जो है वो 100 प्लस तक भी जा सकती है, 110 और 115 तक, और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रहेगी। ज्यादातर जो है वो 15-16 तक नजर आ रहे हैं, और फिर जब ये आगे लैंडफॉल करेगा तो सिंध के जो दीगर इलाके हैं, खरपाक और नगरपाक और उमरकोट रीजन के आसपास, और फिर ये जब आगे बढ़ेगा इंडियन गुजरात और राजस्थान रीजन के करीब, तो इन इलाकों में जो है वो 17 के आसपास तक बारिशें रहेंगी, पाकिस्तान के जो रीजन। अच्छा, और मैं आपसे कराची का पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कितनी बारिश है और क्या ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होगा बारिशों के लिहाज से? साथ साथ क्या अभी भी कोई ट्रेजेक्टरी, यानी दो चांसेस हैं, यानी एक है कि कम बारिशें हों, एक है कि ज़्यादा बारिशें हों, ये सब सवालात, और फिर क्लाइमेट चेंज पे बात भी करेंगे जुनैद साहब से। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सूरत हाल ये जो समंदरी तूफ़ान है, ये किस तरह क्या ट्रैजेक्टरी अपना सकता है, क्या हिट कर सकता है साहिली इलाकों को, कितना खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 67,000 इवैक्यूएशन ऑलरेडी हो चुकी हैं जो सिंध गवर्नमेंट देख रही है। इसके अलावा जो पब्लिक सेफ्टी है वो अभी भी शरीर रहमान साहबा ने कहा है कि उनकी पहली प्रायोरिटी पब्लिक सेफ्टी है, इस हवाले से कि आवाम को जो है महफूज रखा जा सके। और अब शायद ये कोई चॉइस नहीं है, ये इवैक्यूएशन इस वक्त ज़रूरी और लाजमी है उन लोगों के लिए जो साहिली पट्टी पर मौजूद हैं, क्योंकि ख़तरा यही है कि कल सुबह 11 बजे तक ये टकरा सकता है। इस वक्त तकरीबन 370 किलोमीटर बताया जा रहा है कि शहर कराची से दूर है। राना जुनैद ज़ाहिद साहब जो एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज के SDPI से साथ मौजूद हैं, जवाद अहमद साहब साथ मौजूद हैं। जवाद साहब, एक चीज़ और, फिर उसके बाद हम जुनैद साहब को भी तज्ज़िया लें। ये बताएं जवाब साहब, शहर कराची के बारे में, क्योंकि अभी हमने बताया कि सिंध के दीगर इलाकों में कितनी बारिशें हो सकती हैं, ये जिस ट्रैजेक्टरी पर जा रहा है इसके बाद शहर कराची में कितनी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो इसका लेटेस्ट फैक्ट है और लेटेस्ट सिचुएशन है, इस हवाले से यही है कि शहर कराची में जो है वो 1 से 2 हैवी रेनफॉल के इवेंट्स हो सकते हैं। बेसिकली तूफान का जो मैकेनिज्म है वो दीगर मानसून या दीगर सिस्टम डायरेक्शन सिस्टम से जो है वो काफी डिफरेंट होता है। इसमें जैसे जैसे तूफान का ट्रैक अगर आगे पीछे होता है तो उसके एक जो घूमने वाले जो बादल जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन भी जो है वो काफी हद तक डिफरेंट हो जाती है। ओवरऑल यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कराची में जो है वो थोड़ी बहुत तेज हवाएं रहेंगी, जिस तरीके से PMD की तरफ से ऑफिशियल एडवाइजरी में भी बताया जा रहा है कि 60 से 70-80 किलोमीटर तक जो है वो हवा जा सकती है, हवा की रफ्तार। और बारिशों का भी यही है कि 14 तारीख से लेके 16 तारीख तक जो है वो रेनफॉल इवेंट्स रहेंगे। कुछ इलाकों में जो है वो थोड़े से ज्यादा रेनफॉल रह सकते हैं, स्पेशली जो साहिली इलाके हैं, क्योंकि समुद्री तूफान बादल जो है वो ये साहिल की तरफ सेंटर होते हैं, जबकि दीगर इलाकों में भी जो है वो बारिश देखेंगे। सही। और यानी कितनी मिली, क्योंकि ये भी कहा गया था कि एक्सपेक्टेशंस के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कि कोई क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, 30 मिनट के अंदर 60 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। तो क्या किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के चांसेस भी हम एक्सपेक्ट रखें, या फिर इस तरह का कोई चांस नहीं है? जवाब साहब, देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो है वो एक टोटली डिफरेंट चीज होती है। क्लाउड बर्स्ट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो इस तरीके से होती है कि अगर किसी एरिया में 1 घंटे में 100 या 100 से मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे जो है वो आप कुछ हद तक क्लाउड बर्स्ट के क्राइटेरिया में कंसिडर कर सकते हैं। रही बात क्लाउड बर्स्ट की, तो देखिए क्लाउड बर्स्ट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसके हवाले से कोई इस तरीके के कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगरचे जो इस तूफान के असर में जो थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं उसमें शायद इस तरीके का कोई इतना अचानक या इतना हैवी इवेंट ना हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बारिशें तो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। थोड़ी सी जो हवाओं की रफ्तार है
वो भी ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ओवरऑल जो है ये मेरे हिसाब से जो है वो काफी हद तक जिस तरह हम मानसून का पिछले कुछ सालों से कराची में स्पेशली देखते आ रहे हैं, मानसून सीजन पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से हमने बारिशें देखी हैं उससे कदरे कम ही रहेगा। और मोस्टली जो है अगर हैवी रेनफॉल के इस तरीके के इवेंट्स नजर भी आते हैं, मिलीमीटर में कहना काफी जो है उस वक्त मुश्किल हो जाता है, लेकिन रफ एस्टिमेट भी अगर आप देखें तो डबल डिजिट्स में जो है वो ज्यादातर इलाके हो सकता है कि चले। चलिए, अच्छा, और जुनेद साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है वो किस तरह असरअंदाज हो रही है, ये सारे वेदर इवेंट्स इससे ताल्लुक़ रखते हैं? और साथ साथ ये बताएं क्योंकि शहर कराची में जहाँ मौजूद हैं यहाँ एक गिजरी क्रीक था जिसको लगून कहा जाता था, एक औरंगी क्रीक था, गिजरी क्रीक पूरा हाउसिंग सेटलमेंट्स बन गई हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ जो और एरियाज जैसे जिनको कहा जाता है कि इकोसिस्टम के हवाले से जिनका काम था उधर भी या तो इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं या सेटलमेंट्स बन गई हैं। तो कितना ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्लानिंग है शहर की, कराची की, उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया इन चीज़ों को, और कितना हम मुतासर हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज से इस वजह से? जुनेद साहब जी शुक्रिया। देखिए, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट अब सबके सामने वाज़ह होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और अब किसी हद तक हुकूमत ने भी इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पिछले फ्लड के बाद, अब वैक्यूएशन का जो है स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बना दिया गया है। तकरीबन 72,000 लोगों को वैक्यूएट करना स्टार्ट किया था, जिसमें से तकरीबन 65,000 इन्होंने वैक्यूएट कर लिए हैं। इसके अलावा इन्होंने ज़ाहिर है 35-37 कैंप्स भी लगाए हैं, मॉनिटरिंग सेल भी बनाया है। पाक नेवी जो है वो भी मेरीन टाइम के साथ मिलकर इसको मॉनिटर कर रही है, फिशर्स के साथ और बाकी कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है, कम्युनिकेशन में है। तो अब इसको सीरियस तो ले रही है इस दफ़ा हुकूमत। उसके अलावा जो एक ज़रूरी चीज़ है जिसको देखना पड़ेगा वो लोगों का अपना रवैया है। एक किसी भी साइक्लोन या किसी भी डिज़ास्टर या ऐसे कैटेगरी इवेंट को डील करने का। अभी तक जो इतलात आ रही हैं तकरीबन सिर्फ 22,000 लोगों ने वॉलंटियर तौर पर इवैक्यूएशन की है, बाकी सबसे हाल ही करवाना पड़ा है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। रही बात कराची में इंक्रोचमेंट की और ये हाई राइज बिल्डिंग्स की, तो ये तो हमारी प्लानिंग का मसला है। देखें, ये हम आइंदा के लिए इसको देख सकती है गवर्नमेंट, इस पे लॉस इम्प्लीमेंटेशन, लॉ को इन्फोर्स करवाना, इन सब चीज़ों पे देखा जा सकता है। वक्ती तौर पर हुकूमत जितना कर सकती थी, जो कर सकती थी, मोबाइल्स पे मैसेजेस आ रहे हैं, बाइक्स पे सायरन वाले फिर रहे हैं, एम्बुलेंसेस हैं, सबको हाई अलर्ट किया गया है। तो ये वो तो गवर्नमेंट कर रही है। क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू है और अब सबके सामने ये वाज़ह होता जा रहा है, साबित होता जा रहा है, और इसको सीरियसली ही लेना पड़ेगा। और इसी वजह से इस दफ़ा हुकूमत सिंध ने भी, इवन फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसको बिल्कुल ऐसे जैसे कोविड आया था और कोविड को डील किया गया था उससे मिलते जुलते इंतजाम किए हैं, और उस लेवल पे इसको सीरियस देखा जा रहा है। और बाकी इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है, प्लानिंग को लेकर अभी बहुत सारी ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का शुरू से कराची में प्रॉब्लम है। कराची उस तरह से प्लान के तौर पे डेवलप नहीं किया गया। नई सोसाइटी जो है उसने इंक्रोचमेंट काफ़ी की, डेंजर जोन में बहुत सारे बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स बनी। तो उस प्लानिंग वाले हिस्से को, उस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को अभी गवर्नमेंट को आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से तकरीबन 20% बारिशें ज़्यादा होंगी, ये चीज़ साबित है। उसके अलावा साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अच्छा, ज़्यादातर साइक्लोन्स आएंगे। अगर साल में पहले एक आते थे, फिर 4 साल बाद एक आता था, तो अब साल में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, बारिशों की तकरीबन 20% ज़्यादा होंगी। अगर आपको याद हो 2021 की बारिशें, जो साइक्लोन शाहीन था, जो कि एक्चुअली ओमान की तरफ चला गया था, कराची को या पाकिस्तान को उस तरह से हिट नहीं था किया, उसके बावजूद क्लाउड बर्स्ट हुआ और आपने देखा कि कराची जैसे शहर की क्या सूरत हाल थी उस बारिशों के बाद। तो अब इस चीज़ को मान लेना चाहिए और अपनी जो हमारी एफर्ट्स हैं रिगार्डिंग प्लानिंग, इंक्रोचमेंट, हाई राइज बिल्डिंग्स इन डेंजर जोन्स, उसके मतलब अब प्रॉपरली सोचना पड़ेगा, और एक वर्किंग ग्रुप और एक मॉनिटरिंग सेल शायद हमें परमानेंट तौर पे बनाना पड़ेगा। तो यानी साइक्लोन्स भी ज़्यादा आएंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी ज़्यादा होंगे। लेकिन ये जवाज़ा आप भी इस पर कुछ कहिएगा और ये बताइएगा कि क्या ये जो हीट है, जो हमने देखा हीट वेव्स हैं जो तसलसल के साथ आ रही हैं और टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, हम ये भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे और इन द कमिंग मंथ्स, खासतौर पर कराची की बात करूँ मैं, जवाब साहब?
जी बिल्कुल, देखें जुनेद भाई की बात है, जुनेद साहब की बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो ये साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है ये भी हम बढ़ते हुए देखेंगे, साथ ही साथ इस फ्रीक्वेंसी तो अपनी जगह है ही, इनकी जो इंटेंसिटी है वो भी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं, इनकी शिद्दत में भी जो है वो काफी हद तक इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है हमें। साथ ही साथ दूसरा ये हीट वेव हो गई, कोल्ड वेव हो गई, या दीगर जो हमारे मानसून के जो सीजन हो गए, अब आप नोटिस करें कि पिछले कई सालों से जो है वो हर जो सीजन आता है वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है। हर साल हम देखते हैं कि हीट वेव आती है, गर्मियों का सीजन आता है तो कोई ना कोई पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में या हमारे खित्ते के किसी हिस्से में जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स हो जाते हैं। मींस कि पिछले साल नहीं था, इस साल उससे ज्यादा हो गया। इसी तरीके से जब सर्दी का सीजन आता है तो वो हमने देखा कि थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, शॉर्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन उस दौरान भी जो सर्दी पड़ती है उसमें भी जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स जो है वो किसी न किसी एरिया में जो है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। मॉनसून हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया था। हमने देखा कि कंटिन्यूसली लास्ट ईयर जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान की तारीख में शायद इस तरीके के सैलाब नहीं थे जो हमने देखे। स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान के जो रीजन है वहाँ पे कई 100 गुना मामूल से ज्यादा बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई। तो यही चीज है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे इलाकों को जो है, हमारे खित्ते को, स्पेशली हमारे मुल्क को जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत तेजी से जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो मुतासिर कर रहा है, और हर आने वाला सीजन जो है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होता चले जा रहा है। स्पेशली इसमें मैं एक ऐड ये भी करूंगा कि इस साल आपने देखा कि वेस्टर्न सिस्टम जो हमारे यहाँ आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। इवन के मई जैसे महीने में, जून जैसे महीने में भी पंजाब में और सिंध के मैदानी इलाकों में जहाँ शदीद गर्मी होती है वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर इंतहाई कम थे। इवन के पंजाब में तो आपने देखा कि जब बारिशों का सिलसिला चल रहा था तो मई के महीनों में लोगों ने रात के टाइम पे बाकायदा पंखे भी बंद कर दिए थे, इस तरीके का मौसम था। तो ये सारी चीजें बीइंग इन एग्रीकल्चरल कंट्री ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो परेशान कुंदी है, क्योंकि हमें अगर हमारे फसलों को, एग्रीकल्चर सेक्टर को उस तरीके से बारिशें या धूप या दीगर जो क्लाइमेटिक चीज़ों की जो ज़रूरत होती है अगर वो उस नौयत की नहीं मिलती है तो फिर ये फसलों को नुकसान देती है और इवेंचुअली फिर ये आपकी इकोनॉमी को जो है वो बहुत ज़्यादा हिट करती है। तो और जुनेद साहब ये आप बताइएगा, क्योंकि ये जो जिस तरह आप निशानदेही कर रहे हैं कि एक्सट्रीम इवेंट्स आएंगे, हीट वेव भी एक्सट्रीम आएगी, और इनफरादी तौर पर आप बताएं कि हमें करना, यानी एक तो कौमी और मजमूई रियासत के तौर पर जो रेगुलेटरी फंक्शन है स्टेट का वो क्या करे, वो तो हमने बहुत बात की है कि किस तरह प्लानिंग हो, लेकिन इनफरादी सतह के ऊपर दरख्त उगाना, इनफरादी सतह के ऊपर जो इकोसिस्टम है उसके अंदर किस तरह एक आम आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है ऐसे इवेंट से बचने के लिए। और अभी तो खैर पब्लिक सेफ्टी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिहाज से अगर पूछो जुनेद साहब मैं आपसे। जी बिल्कुल, देखें हीट वेव भी आपकी एक्सट्रीम आएंगी। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक साइड को इफेक्ट नहीं करेगा कि सिर्फ बारिशें ज़्यादा होंगी, हीट वेव भी ज़्यादा आएंगी। गर्मी पड़ेगी तो काफ़ी एक्सट्रीम गर्मी भी पड़ेगी, जब ठंड पड़ेगी काफ़ी एक्सट्रीम ठंड भी पड़ेगी। रही बात जो आपने इनफरादी तौर पर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की है, देखें अब कुछ चीज़ें आपको अब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। जैसे हमने 100 बिलियन सुनामी दरख्त लगाए केपी में, इसी तरह हर बंदे को इंडिविजुअली अपना हक अदा करना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, दरख्त लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि अब पैटर्न चेंज होता जा रहा है हमारा एग्रीकल्चर सोइंग क्रॉप्स का, जिसका हमारे हर दफ़ा नुकसान होता है फ्लड के ज़रिए, बारिशों के ज़रिए। अब उसका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे एग्रीकल्चर किसानों को, डिपार्टमेंट्स को एक्सेप्ट करके और उसकी अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी कि अब जो टाइमिंग है सोइंग हार्वेस्टिंग की वो भी आगे पीछे हो रही है। इसी तरह जो गवर्नमेंट का है उसको एक परमानेंट शेड मॉनिटरिंग सेल स्पेसिफिक टू क्लाइमेट चेंज बनाना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को सब डिपार्टमेंट्स बनाना पड़ेंगे। हम हर वक्त रिलाई नहीं कर सकते पाकिस्तान आर्मी पे, पाकिस्तान नेवी पे। जब भी कोई इवेंट हो तो आप वक्ती तौर पे एमरजेंसी की सूरत हाल में कोई कोऑर्डिनेशन सेल बना दें, कोई मॉनिटरिंग सेल बना दें। अब शायद वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपने आप को डिजिटलाइज करना पड़ेगा और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और मॉनिटरिंग सेल्स जैसे कि फूड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सेल बना है, इसी तरह से इन्हें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक मॉनिटरिंग सेल्स और प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए देखना पड़ेगा। हम सब जानते हैं मोस्टली जितने भी साइक्लोन्स और इस तरह के आते हैं वो मई या जून में आते हैं, तो हमें इस चीज़ को अब पहले से फोरकास्ट करके फ्लड को फोरकास्ट आपने जो शुरू में बात की थी जुनेद साहब के हमें कोविड को जिस तरह हमने डील किया था एनसीओसी और मिलकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। आफ्टर दिस ब्रेक हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। सभी साथ हैं
हमारे साथ जुनेद जाहिद साहब भी साथ मौजूद हैं। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे, ये जो समुद्री तूफ़ान है इस मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे, इवैक्यूएशंस के बारे में आपको अपडेट देंगे। तमाम सूरत हाल पर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और लास्टली ये कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस शहरियों को तजवीज़ करते हैं, दोनों एक्सपर्ट साथ मौजूद हैं। जवाद अहमद साहब, आप बताइएगा क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस शहरियों को लेने चाहिए? देखिए, सेफ्टी प्रिकॉशन सब तो जो लोकल गवर्नमेंट और पीएमडी वगैरह की जानिब से जो भी आपको बताई जा रही है, सबसे पहले तो उसके ऊपर सख्ती से अमल करें। दूसरी बात ये है कि ये समुद्री तूफान है, तो हमेशा की तरह हमारे यहाँ यही देखने में आता है कि लोग जो है ना वो पता नहीं क्या कुछ चीज़ समझ के जो है वो साहिलों की तरफ रुख कर देते हैं और कोई पिकनिक मनाने चले जाते हैं कि जी समुद्री तूफान आ रहा है तो हम इसे देखेंगे। तो इसको काइंडली बिल्कुल भी जो है वो सीरियस लें और इस तरीके से जो है वो जब आपको रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो साहिलों की तरफ बिल्कुल भी रुख ना करें, क्योंकि इन इलाकों में जो है वो सूरत हाल जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। थोड़ी सा बैड वेदर की वजह से जो है वो मसले मसाइल रहते हैं और किसी भी खुदा न खासा हादसे का जो है ये शिकार हो सकता है मतलब। तो बेहतर ये है कि जो भी ऑफिशियली जो है वो एहतियाती तदाबीर हैं उन्हें जो है वो फॉलो करें। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं या बहुत तेज़ बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा गरज चमक है, तो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी जो है वो इस दौरान फिर घर से भी ना निकले। स्पेशली जब गरज चमक बहुत ज़्यादा होती है तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं, तो किसी लोहे की चीज़ के पास, लोहे की ग्रिलें हमारे यहाँ अक्सर कराची में आपको पता है बिल्डिंगों में लगी रहती हैं, बैल्कनी वगैरह में, तो वो भी जो है वो लाइटिंग को अट्रैक्ट करती है। कोशिश करें कि इस दौरान जब बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो तो इससे दूर रहें। तो बिजली के पोलों का जो है वो ठीक है, उसका ख्याल रखें। और मैं यही सवाल जुनेद साहब से लास्ट की आखिरी मिनट है, जुनेद साहब आप क्या प्रिकॉशन सजेस्ट करते हैं शहरियों को? जी बिल्कुल, देखें, एक तो जो कि अभी तक वैसे ऐसी कोई इतला नहीं आई, पैनिक बाइंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। छुट्टी मनाने जैसा कि अभी मेमन साहब ने बोला, साले समुंदर पर ना चला जाए, हुकूमत की जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया जाए और प्रॉपर तरीके से इसको एक इवेंट समझ के, जैसे हमने कोविड में प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो किया था, अभी भी फॉलो किए जाए गवर्नमेंट की हुई सब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी जुनेद साहब।